अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो हमारे जोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज एंजाइम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो आपको एक्सप्लेन करना बेहद जरूरी है, दैट इज कि ये वीडियो और आने वाली एंजाइम चैप्टर से रिलेटेड जितनी वीडियो होगी वो दोनों क्लास के लिए अपलोड की जाएगी, क्लास 9 के लिए भी और क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास ये चैप्टर इंक्लूड है इन जोलॉजी सेशन, और हमारे पास 9th क्लास में ये चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो ये चैप्टर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे दोनों के साथ, यानी दोनों टॉपिक 9 में बुक में जो टॉपिक्स हैं और फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक्स हैं उन दोनों को हम लेके चलेंगे, सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से अपने टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है एंजाइम, ये चैप्टर नंबर 2 है इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 है इन 9 बायोलॉजी, राइट। अब हम अगर टॉपिक को डिस्कस करें स्टूडेंट के 9th की बुक में एंजाइम चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को दिया गया है और फर्स्ट ईयर में एंजाइम के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को दिया है, तो हमारा पढ़ना आसान हो जाएगा। अब हमारे 9 के जो बुक है उसमें पहला टॉपिक है डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको लाजमन पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है। फर्स्ट ईयर और क्लास 9 दोनों के एग्जाम में एंजाइम चैप्टर से कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक क्लास 9 की बायोलॉजी में ऐड है, दैट इज यूजेस ऑफ एंजाइम। यूजेस ऑफ एंजाइम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट पढ़कर आ चुके हैं। अब उनकी बुक में टॉपिक ऐड किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को हम अच्छे से इन डिटेल समझेंगे। 9 की बुक में आपने फैक्टर इफेक्टिंग को समझा था, 9 वालों को हम इंशाल्लाह फैक्टर इफेक्टिंग अच्छे से समझाएंगे। और उसके साथ जो हमारे पास इसमें मतलब इसके जो कंपोनेंट, इसके जो पार्ट दिए गए हैं, जैसे टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है एंजाइम के ऊपर, पीएच का क्या असर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स हैं इसके जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों में इनके साथ साथ इनको भी डिस्कस करेंगे और इनके साथ साथ एक और फैक्टर दिया हुआ है, दैट इज एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है एंजाइम के ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन का, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और टॉपिक है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। 9 की बुक में इंक्लूड है, फर्स्ट ईयर वाले आप पढ़ के आ चुके हैं। दोबारा आपकी बुक में दिया गया है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि अब इसको थोड़ा सा मजीद ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है, सही है। 9 में आपको ये टॉपिक दिया गया था, थोड़ा बहुत आपको समझाया गया था, फर्स्ट ईयर में थोड़ा एनहेंस करके बताया गया। उसके अलावा एक और टॉपिक हमारे पास क्लास 9 की बुक में है जिसे हम डिस्कस करेंगे, 9th वाले स्टूडेंट के लिए अपलोड करूंगी मैं वीडियो। वो हमारे पास है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, जबकि ये फर्स्ट ईयर में नहीं है। फर्स्ट ईयर में एक और डिफरेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जाम। और वो टॉपिक कौन सा है, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन आपकी बुक में अलग से एडिट किया हुआ है। पहले हमने इसका जिक्र किया था कैरेक्टरिस्टिक में। 9 वाले स्टूडेंट यानी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो 9 में एंजाइम चैप्टर को पढ़कर आए, उन्हें बात याद होगी कि आपने ये कैरेक्टरिस्टिक में इसका नाम सुना है, लेकिन अब इसको कंप्लीट ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक और फर्स्ट ईयर में एडिट किया हुआ है जो कि 9 में नहीं है। तो वो कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एनर्जी ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन, सही है। तो ये वो टॉपिक है जो आपके एंजाइम चैप्टर में इंक्लूड है। कुछ टॉपिक जो है वो चेंज है आपका, 2 टॉपिक, एक यूजेस ऑफ एंजाइम और यहाँ पे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम चेंज है फर्स्ट ईयर का। अदरवाइज फर्स्ट ईयर में 2-3 टॉपिक मजीद बढ़ाए गए, ऐड किए गए जो कि 9 में नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को, कैरेक्टरिस्टिक को, यूजेस ऑफ एंजाइम को, सही है। तो जो टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझें। कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, ठीक है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एंजाइम को समझते हैं कि एंजाइम है क्या और एंजाइम इतना क्यों हेल्पफुल है, क्यों इतना इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ एंजाइम को कि एंजाइम है क्या और इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो हमारे पास लिखा है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसको हम मजीद इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने आने वाले टॉपिक में, ठीक है। कि टॉपिक को जब आप पढ़ोगे, टॉपिक को देखोगे तो आपको मजीद क्लियरिफाई हो जाएगा कि एक्टिव ऑफ एनर्जी है क्या। अब इसकी एक्टिवेशन जो है एनर्जी की, वो हम क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रोवाइड बाय ऑर्गेनिज्म। अब इस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को
जा सकता ऑर्गेनिजम्स के जरिए। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, इवन कि कोई वो सेल क्यों ना हो, वो कोई भी सेल अगर कोई प्रोसेस, कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर जो उसको एनर्जी की और एक्टिवेशंस की जरूरत है वो खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब वो खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकेगा तो इस वजह कर देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर्स, तो उसे जरूरत होगी कुछ फैसिलिटेटर्स की। फैसिलिटेटर्स कहते हैं फैसिलिटी फराहम करने वाले को। जो फैसिलिटी फराहम करेगा आपको वो आपका क्या है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, अब जैसे हमें ये कैमरा जो है ये फैसिलिटी फराहम कर रहा है, ये हमारा फैसिलिटेटर है कि ये रिकॉर्ड करके आप तक ये लेक्चर फराहम कर रहा है। सही है, तो जो हमारा फैसिलिटेटर होगा वो फैसिलिटेटर क्या करेगा, टू रिड्यूस दिस एक्टिवेशन एनर्जी, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। दिस फैसिलिटेटर, अब इस फैसिलिटेटर को, जो हमारे पास फैसिलिटेटर है वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं जो कि मोस्टली प्रोटीन के हैं। ठीक है, अब जो भी हमारा फैसिलिटेटर है जो हमें फैसिलिटी फराहम कर रहा है, फैसिलिटी क्या फराहम कर रहा है, विच रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है। सही है, अब इस फैसिलिटेटर को बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये फैसिलिटेटर कैसा है, स्पेशल मॉलिक्यूल से बना है, मोस्टली प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम हमारा फैसिलिटेटर है विच प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्यों, ताकि वो रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हमने तो स्टार्ट से ये सुना है कि एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, एंजाइम जो है वो स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, राइट। तो यहाँ रिड्यूस का जिक्र क्यों है, तो जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छे से समझेंगे तो हमें यहाँ पर रीजन इसका समझ आएगा। इसके अलावा एंजाइम एक तरीके के नहीं होते, एंजाइम बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जब एंजाइम डिफरेंट टाइप के हैं तो वो डिफरेंट रोल में अपना फंक्शन परफॉर्म करें, डिफरेंट तरीके से सेल में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे कैटलाइज कर रहे हैं, कहीं पे तेज कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, कहीं किसी की एक्टिवेशन एनर्जी को रोक रहे हैं, कहीं किसी काम में मुख्तलिफ मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो एंजाइम मुख्तलिफ टाइप के हैं, मुख्तलिफ उनका फंक्शन है, और जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को समझेंगे तो हमें ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अदरवाइज इसकी जगह पर आप और करके मैंने लिख दिया है, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कि आप स्टार्ट से पढ़कर आए, विच इज क्वाइट इजी फॉर यू। एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट मतलब वो चीज जो स्पीड अप करेगी रिएक्शन को। तो एंजाइम बायो कैटलिस्ट है विच फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जो फैसिलिटी फराहम करेंगे केमिकल रिएक्शन को कि वो क्या हो जाए, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दे। ठीक है, तो जब यहाँ पे लो कर रहा है विच मीन्स कि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, इसलिए हम इसे बायो कैटलिस्ट कह रहे हैं। सही है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। लेट्स टॉक अबाउट सम यूजेस ऑफ एंजाइम। अब 9 की बुक में आप पढ़कर आए हैं और 9 वाले आप डिस्कस कर लें यूजेस ऑफ एंजाइम को, कि एंजाइम तो हमें समझ आ गया, एंजाइम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। Many enzymes are used commercially in industries, बहुत से एंजाइम कमर्शियली इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रीज आर, कुछ कॉमन इंडस्ट्री आपकी बुक में लिखा है जैसे पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ब्रोइंग इंडस्ट्री, बायो डिटर्जेंट। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम का क्या काम है, ताकि हासिल कर सके सेल्यूलोज को फॉर पेपर मेकिंग। तो पेपर बनाने के लिए सेल्यूलोज की जरूरत है, सेल्यूलोज कौन फराहम करके देगा, एंजाइम फराहम करके देंगे, राइट। उसके अलावा हम लोग जब बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पिज्जा लिखा है आपकी बुक में, अदरवाइज मुख्तलिफ बेकरी प्रोडक्ट के लिए भी हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो प्रिपरेशन या फॉर्मेशन की जाती है वो एक बड़े पैमाने में की जाती है, राइट। तो वहां पर हम अपने काम को स्पीड अप करने के लिए जिस तरीके से मुख्तलिफ फूड मटेरियल्स में हम बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरह एंजाइम को भी इस्तेमाल करते हैं। तो एंजाइम हमारे ना सिर्फ सेल में, ना सिर्फ बॉडी में, ना सिर्फ मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में, बल्कि एंजाइम को इंडस्ट्रीज लेवल में भी, कमर्शियल इंडस्ट्रीज लेवल पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है हमारे पास ग्रोइंग इंडस्ट्री मीन्स फॉर कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अब अगर हम अल्कोहल की फॉर्मेशन देखें तो अल्कोहल को फॉर्मेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ शुगर। शुगर एक किस्म की नहीं होती है, मुख्तलिफ टाइप की होती है जो अल्कोहल को बनाने में मदद करती है इन ग्रोइंग इंडस्ट्री, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो उस एंजाइम को हम लेते हैं ताकि हम कन्वर्ट कर सकें शुगर को इनटू अल्कोहल, राइट। उसके बाद बायो डिटर्जेंट
दाग को, ताकि हम इससे इजीली जो है वो रिमूव आउट कर सकें, तो एंजाइम वहाँ पर भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस और डेफिनेशन है। अब हम इसके मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स उसे डिस्कस करते हैं कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि एंजाइम की कुछ मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। तो हमारे पास पहला कैरेक्टर जो लिखा है एंजाइम का, दैट इज प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज जो आपकी बुक में लिखी है वो ये कि हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर एंजाइम होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ज्यादा होता है, यानी हाई होता है। एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा और डिस्कस करें तो हमारे पास जो एंजाइम है स्टूडेंट, ये एंजाइम इमाइनो एसिड से बने होते हैं। या आप समझ चुके हैं हमारे पास प्रोटीन की जो कंपोजिशन होती है, प्रोटीन किस तरीके से बनता है। जो हमारे पास इमाइनो एसिड होते हैं, ये इमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन बनाता है और इस चेन के बनने के बाद हमारे पास प्रोटीन बनता है। जब ये चेन कंबाइन होती है एक साथ, तो ऐसे नतीजे में हमें एक मैक्रोमोलिक्यूल मिलता है। वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन चूंकि एक मैक्रोमोलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, हाई है, और प्रोटीन से ही एंजाइम बने होते हैं, इसलिए अल्टीमेटली एंजाइम का भी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम एंजाइम को ग्लोब्यूलर एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और एंजाइम का हम अगर कैरेक्टर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास लिखा है दे वर्क एज अ इंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम। अब इंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम क्या है स्टूडेंट? इंडो एंजाइम का मतलब कि एंजाइम वर्क कर सकते हैं सेल के अंदर। इंडो मतलब अंदर, तो सेल के अंदर ये एंजाइम जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं और सेल के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब वो सेल के अंदर परफॉर्म करेगा तो हम उसे इंडो एंजाइम कहेंगे, और जब वही वर्क वो सेल के बाहर करेगा परफॉर्म तो हम उसे एक्सो एंजाइम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है हमारे पास दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में। उसके साथ साथ जो हमारे पास एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं किससे, सबस्ट्रेट के साइज से। अब यहाँ पर हमें समझना होगा सबस्ट्रेट को कि सबस्ट्रेट क्या है। तो हमारे पास जो एंजाइम होता है स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एंजाइम। अब ये एंजाइम अटैच्ड होता है अपने सबस्ट्रेट के साथ। अब ये सबस्ट्रेट जो या तो सेल के अंदर होगा तो सेल के अंदर इंडो एंजाइम कहलाएगा, सेल के बाहर होगा तो एक्सो एंजाइम। अब ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास एंजाइम है। अब ये पॉइंट जहां पर ये अटैच होंगे इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है, एक्टिव साइट। अब आप अगर देखें तो यहाँ सबस्ट्रेट जो है वो छोटा है, एंजाइम क्या है, बड़ा है। तो ये इसकी एक कैरेक्टर में शामिल है कि हमारे पास एंजाइम जो है वो ग्रेटर होता है इन साइज में, किसके, सबस्ट्रेट के मुताबिक, ठीक है, सबस्ट्रेट के मुताबिक एंजाइम का साइज ज्यादा होता है। लिखा है दे आर बायोकैटलिस्ट, ये एक बायोकैटलिस्ट है विच स्पीड अप, जो कि स्पीड अप करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, दैट इज सम आयंस एंड सॉल्ट। कुछ आयंस और सॉल्ट ऐसे होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव ऑफ एंजाइम, एंजाइम से ज्यादा एक्टिव होते हैं, एंड दिस आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। और भाई मैंने क्या कहते हैं, हम इन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं, यानी जिसकी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा एक्टिव होगा एंजाइम से। कौन? आयंस और सॉल्ट, तो हम उसे एक्टिवेटर्स कहेंगे। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखा है Mn, MgCl, मैग्नीशियम, क्लोरीन आयन, ये सारे हमारे पास क्या है, एक्टिवेटर्स हैं। किसके बनिस्बत? एंजाइम के बनिस्बत, व्हिच मींस कि वो ज्यादा स्पीड अप होते हैं एंजाइम से, ठीक है। उसके बाद लिखा है देयर एक्टिविटीज कैन बी इनहैबिटेड बाय इनहैबिटर। इनकी एक्टिविटी जो है वो किस तरीके से इनहैबिटेट करती है, बाय द हेल्प ऑफ इनहैबिटर्स के। तो जब हम इनहैबिटेशन ऑफ एंजाइम को समझेंगे तो हमें यहाँ मजीद ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से इनहैबिटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है दे आर हीट स्पेसिफिक, द हीट सेंसिटिव एंड पीएच सेंसिटिव। ये हीट सेंसिटिव होते हैं, इसके साथ साथ ऑल्सो पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। हीट सेंसिटिव होने की वजह कर हम इसे थर्मोलाइबल कहते हैं, और इसके साथ ही ये हमारे पास जो पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन,
जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं इसका रीजन यही है कि ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 में लिखा है स्टूडेंट, दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन। हमारे रिएक्शन होने के दौरान, रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद एंजाइम अनचेंज्ड होता है, ठीक है, केमिकली अनचेंज्ड होता है, सही है। तो इससे केमिकल रिएक्शन से इसके ऊपर नहीं फर्क पड़ रहा है, ना ही उससे पहले, ये केमिकली अनचेंज होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आपने याद रखनी है, दैट इज के एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है, सही है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और कुछ ऑर्गेनल है। अब हमारे पास जो सेंटर में जो पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस है जो तमाम सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है। जब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लस होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सही है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के जब ये दोनों साथ होंगे तो हम इन्हें इक्वल करके साथ करके क्या पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, यानी एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन प्रोटोप्लाज्म, इसके साथ साथ एंड सिंथेसाइज इन सेल, प्रोड्यूस होंगे इस प्रोटोप्लाज्म में और सिंथेसाइज कहाँ पर होंगे, सेल में। तो एंजाइम हमारे पास सेल के अंदर ही बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। प्रोड्यूस कौन करेगा, इसको प्रोड्यूस करेगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बन जाएंगे तो ये सेल के अंदर और सेल के बाहर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। सबसे पहला प्रोटीन इन नेचर, दूसरा कि ये सेल के अंदर भी काम करता है, बाहर भी करता है। अंदर काम करेगा तो इंडो एंजाइम, बाहर करेगा तो एक्सो एंजाइम। तीसरा कैरेक्टर है कि ये स्पेसिफिक होता है अपने नेचर में। चौथा कैरेक्टर है कि ये सबस्ट्रेट के मुताबिक ज्यादा बड़ा होता है साइज में, सही है। सबस्ट्रेट छोटा होता है, एंजाइम बड़ा होता है। नंबर 5 कैरेक्टर दैट इज बायो कैटलिस्ट है ये, ठीक है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, सही है। नंबर 6 हमारे पास कि इनके साथ साथ कुछ इनहैबिटेट भी होते हैं, इनहैबिटेटर्स होते हैं जो एक्टिव एनर्जी जो होती है उसको इनहैबिट करते हैं, ठीक है। वो इनहैबिटेट करते हैं कुछ रीजंस की वजह से, कुछ फंक्शंस की वजह से। उन सारी चीजों को हम इनहैबिटेशन ऑफ एंजाइम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कि ये हीट सेंसिटिव और पीएच सेंसिटिव होता है। नंबर 8 कि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकली अनचेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जिसे हमने अच्छे से ब्रीफली डिस्कस कर लिया। कैरेक्टर आपकी एग्जाम में आता है, पिछले प्रीवियस पेपर में, पास्ट पेपर में 2 से 3 बार ये सवाल आया है, ठीक है। एक दफा लॉन्ग में आया है, ज्यादातर शॉर्ट में आया है। तो शॉर्ट में अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो हम सिर्फ 4 पॉइंट लिखेंगे। इन सारे कैरेक्टर में से कोई भी 4 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। सवाल किस तरह आ सकता है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ऐसे भी आ सकता है। डिफाइन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, इस तरीके से आ सकता है। या किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये सवाल आपने अच्छे से समझकर याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक को, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा।